Hello students, you are welcome to the video lecture series of Database Management System. In this video lecture, we will discuss about normalization. सबसे पहले हम समझेंगे कि normalization होता क्या है, DBMS में क्या यूज है normalization का, and before understanding different various normal forms, normalization में हम normal forms create करते हैं, normal form समझते हैं, so 1NF, 2NF, 3NF, 4NF, 5NF, ये 5 normal forms होती हैं. इसके अलावा भी एक और normal form होती है जिसे हम बोलते हैं BCNF. तो ये सब हम डिस्कस करेंगे, बट नॉर्मलाइजेशन समझने से पहले फंक्शन डिपेंडेंसी का समझना, फंक्शन डिपेंडेंसी का कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत जरूरी है. So here we go to start our topic. First of all, we will discuss what is normalization. Then we will discuss functional dependencies, and then functional dependencies समझने के बाद हम डिस्कस करेंगे सारी normal forms, right? So here we are going to discuss normalization. नॉर्मलाइजेशन क्या होता है स्टूडेंट्स? नॉर्मलाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कि आप डेटाबेस में डेटा को ऑर्गेनाइज करते हो इस तरह से कि आपकी रिडंडेंसी, इंसर्शन एनोमली, अपडेट एनोमली एंड डिलीशन एनोमली आपकी रिमूव हो जाए. सो व्हाट द डेफिनेशन सेज, normalization is a process of organizing the data in the database to avoid data redundancy, insertion anomaly, update anomaly and deletion anomaly, right? So normalization की हेल्प से हम डेटाबेस में जो रिडंडेंसी है उन्हें रिमूव करते हैं और जितनी भी एनोमलीज है उन्हें रिमूव करते हैं. नॉर्मलाइजेशन क्या करता है? लार्जर टेबल्स को स्मॉलर टेबल्स में डिवाइड कर देता है. सो नॉर्मलाइजेशन डिवाइड्स लार्जर टेबल्स इनटू द स्मॉलर टेबल्स एंड लिंक देम यूजिंग रिलेशनशिप. कुछ पर्टिकुलर रिलेशनशिप के बेसिस पर उनको लिंक कर देता है. सो दिस इज ऑल अबाउट द नॉर्मलाइजेशन. नॉर्मलाइजेशन का क्या काम है? नॉर्मलाइजेशन आपके डेटाबेस में डेटा रिडंडेंसी नहीं होने देता है, अवॉइड करता है. उसके अलावा एनोमली, इंसर्शन, अपडेट और डिलीशन एनोमली भी रिमूव करता है. नाउ वी विल डिस्कस व्हाट आर दीज एनोमलीज. ये एनोमलीज है क्या? सो एनोमलीज इन डेटाबेस, व्हाट आर these are of three types. तीन तरह की हैं: insertion, update and deletion anomaly, right? There are three types of anomalies that occur when database is not normalized. जब database आपका normalized नहीं होता है तो हम तीन तरह की anomalies की वजह से नहीं होता है. तो ये तीन तरह की anomalies क्या है, इसे एक एग्जांपल से समझते हैं. Let's say there is a manufacturing company that stores the employee detail in the table named employee that has four attributes, right? एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जो अपने एम्प्लॉय का डेटा स्टोर कर रही है और एम्प्लॉय टेबल के फोर एट्रीब्यूट्स हैं जिसमें से एम्प्लॉय आईडी, जो कि एम्प्लॉय की आईडी स्टोर कर रहा है, एम्प्लॉय का नेम फॉर स्टोरिंग एम्प्लॉयज नेम, एम्प्लॉय एड्रेस फॉर स्टोरिंग एम्प्लॉयज एड्रेस एंड एम्प्लॉय डिपार्टमेंट फॉर स्टोरिंग द डिपार्टमेंट डिटेल्स in which the employee works, right? So let's now consider this table, right? So what are the update, insert and delete anomalies? So अगर हम इस टेबल को ऑब्जर्व करें स्टूडेंट्स, दिस इज एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम, एड्रेस एंड एम्प्लॉय डिपार्टमेंट, राइट? ये चार एट्रीब्यूट्स हैं. सो अपडेट एनोमली क्या होगी स्टूडेंट्स? यहाँ पर लेट्स से इस टेबल में मुझे मैंने आपसे कहा कि मुझे जो रिक नाम का पर्सन है, राइट? एक एम्प्लॉय का नाम आपको यहाँ पर दिख रहा है रिक. रिक नाम के एड्रेस को मुझे क्या करना है? एड्रेस अपडेट करना है, राइट? सो हम यहाँ पर देखें कि रिक नाम का पर्सन यहाँ दो जगह एग्जिस्ट कर रहा है. फर्स्ट वन इज दिस एंड सेकंड वन इज दिस, राइट? सो इन द अबव टेबल वी हैव टू रोज फॉर एम्प्लॉय रिक as he belongs to two department of the company, क्योंकि ये रिक नाम का बंदा दो डिपार्टमेंट में है, D001 and D002 में भी है. So if we want to update the address of Rick, then we have to update the same in two rows, right? हमें क्या करना होगा? अगर हम एड्रेस अपडेट करना चाहेंगे तो हमें इन दोनों रोज में ही डेटा अपडेट करना होगा और द डेटा विल बिकम इनकंसिस्टेंट. अगर आप एक में करेंगे तो डेटा आपका इनकंसिस्टेंट बन जाएगा. इफ समहाउ the correct address gets updated in one department but not in the other, then as per the database, Rick would be having two different address, which is not correct and would lead to inconsistent data. I hope that is clear, right? हमने क्या कहा? अपडेट एनोमली क्या है कि रिक नाम का पर्सन दो जगह है, दो डिपार्टमेंट में वर्क कर रहा है. अगर हम एड्रेस अपडेट करना चाहते हैं तो हमें दोनों जगह करना होगा. लेट से हम एक जगह इस जगह एड्रेस अपडेट कर दें तो उससे क्या होगा? इनकंसिस्टेंसी हो जाएगी, राइट? रिक नाम का पर्सन आपका दो एड्रेस शो करेगा, दैट वुड लीड टू इनकंसिस्टेंट डेटा. सो दिस इज अपडेट एनोमली. आई होप दैट इज क्लियर टू यू. नेक्स्ट इज इंसर्ट एनोमली. What is insert anomaly? Suppose a new employee joins the company, right?
इस कंपनी में एक नया एम्प्लॉय आता है हु इज अंडर ट्रेनिंग एंड करंटली नॉट असाइन टू एनी डिपार्टमेंट, राइट। लेट्स से इस टेबल में मैंने एक और एम्प्लॉय की एंट्री की जो कि एम्प्लॉय बिल्कुल न्यू है और अभी उसे कोई भी डिपार्टमेंट असाइन नहीं हुआ है, राइट। सो उस केस में क्या होगा, then we would not be able to insert the data into the table if employee department field does not allow null। तो इसमें क्या होगा, अगर लेट से कि अगर इस ये वाला कॉलम मेरा नल वैल्यूज एक्सेप्ट नहीं करता है तो उस केस में हम उस नए एम्प्लॉय को इंसर्ट नहीं कर पाएंगे, राइट। जब तक कि उसको डिपार्टमेंट ना अलॉट हो जाए तब तक हम उस नए एम्प्लॉय की एंट्री टेबल में नहीं कर सकते। सो दिस इज कॉल्ड इंसर्ट एनोमली। and the third anomaly is deletion anomaly. So what is deletion delete anomaly? Suppose if at point of time the company closes, किसी भी particular time पर company close हो जाती है, close कर देती है, company close हो रही है, company क्या कर रही है, department 890 को close कर रही है, right। अब अगर department 890 close हो रहा है, then deleting the rows that are having employee department as 89 D890, तब हम उससे उस वाली इन वाली रोज को हमें डिलीट करना होगा जिनका कि डिपार्टमेंट एम्प्लॉय का डिपार्टमेंट जो D890 है। वुड ऑल्सो डिलीट द इंफॉर्मेशन ऑफ एम्प्लॉय। अब यहाँ पर हम टेबल में अगर ऑब्जर्व करें, लेट्स से कि पर्टिकुलर टाइम पे टेबल ने क्या किया, कंपनी ने क्या किया, पर्टिकुलर टाइम पर कंपनी ने डिपार्टमेंट 890 को क्लोज कर दिया। अब अगर ये क्लोज होगा तो हमें इस एंट्री को एम्प्लॉय डिपार्टमेंट टेबल से हटाना पड़ेगा, राइट। तो अगर ये एंट्री क्लोज होती है तो ये जो एम्प्लॉय नेम मैगी है इसकी भी इंफॉर्मेशन आपकी डिलीट हो जाएगी, राइट। इसको भी आपको रिमूव करना पड़ेगा। सो दिस इज कॉल्ड डिलीट एनोमली, राइट। सो मैगी, सिंस ये मैगी नाम की पर्सन है, सिंस शी इज असाइंड ओनली टू दिस डिपार्टमेंट, केवल वही इस डिपार्टमेंट है में है, सो वी वुड ऑल्सो डिलीट द इंफॉर्मेशन ऑफ एम्प्लॉय दिस वन नेम्ड एज मैगी। सो टू ओवरकम दीज एनोमलीज हमें नॉर्मलाइजेशन की रिक्वायरमेंट होती है स्टूडेंट्स। ये एनोमलीज हमने डिस्कस की, इंसर्ट, अपडेट एंड डिलीट एनोमली। तो इन तीनों एनोमलीज की वजह से हमने डेटा में देखा कि किस तरह से अराइज होती हैं एनोमलीज। तो इनकी वजह से हमें डेटा अपने डेटा में डेटाबेस टेबल को नॉर्मलाइज करना पड़ता है। सो नॉर्मलाइजेशन की जो फॉर्म है, इफ वी डिस्कस नॉर्मलाइजेशन, सो देयर आर different types of normal forms. First one is 1NF, first normal form. Second one is 2NF, second normal form. Then 3NF, third normal form. And another one is BCNF, जिसे हम बोलते हैं Boys Caught Normal Form. And then 4NF and 5NF, fourth normal form and fifth normal form. ये सारी नॉर्मल फॉर्म्स हम स्टूडेंट्स डिस्कस करेंगे, राइट। ये नॉर्मल फॉर्म्स हैं जो कि हम अपने डेटाबेस के लिए यूज करते हैं टू नॉर्मलाइज द डेटा सो दैट रिडंडेंसी ना हो हमारे डेटाबेस में और ये एनोमलीज प्रेजेंट ना हो। इनके लिए हम क्या करते हैं, इनके लिए हम डेटाबेस में ये सारी नॉर्मल फॉर्म्स अप्लाई करते हैं। अब हम इन नॉर्मल फॉर्म्स को अपने अपकमिंग वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे, बट बिफोर अंडरस्टैंडिंग नॉर्मलाइजेशन हमें फंक्शनल डिपेंडेंसी समझना होगा, राइट। बिकॉज फंक्शनल डिपेंडेंसी के बेसिस पर आप बहुत सारी चीजें के फंक्शनल डिपेंडेंसी से लर्न करेंगे। सो आफ्टर दैट व्हेन यू आपको फंक्शनली डिपेंडेंसी का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा तब हम डिस्कस करेंगे नॉर्मलाइजेशन की फॉर्म्स जितनी भी हमने अभी डिस्कस की, 1NF, 2NF, 3NF। So now let's discuss what is functional dependency. Functional dependency is a set of constraint between two attributes in a relation. किसी भी relation में दो attributes के बीच एक ऐसा constraint है, कोई भी constraint है, let's say एक constraint है या फिर set of constraint है जिसे कि हम functional dependency बोलते हैं। अब functional dependency कहती क्या है? Functional dependency says that if two tuples हमें पता है किसी भी relation को हम table बोलते हैं relational database में, and tuples का मतलब rows। So functional dependency कहती है कि if two tuples have same values for attribute a1, a2 and so on an, let's say हमारे पास दो ऐसी रोज हैं जिनके लिए सेम वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है एट्रीब्यूट्स के लिए a1, a2 and so on an के लिए, then those tuples must have to have same values for attribute b1, b2 and so on bn, right। अगर किसी पर्टिकुलर एट्रीब्यूट में कुछ रोज के लिए a1, a2 कुछ पर्टिकुलर एट्रीब्यूट्स की वैल्यू सेम है, देन उस केस में कुछ अनदर एट्रीब्यूट्स या फिर सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स के लिए भी वैल्यू सेम एग्जिस्ट करनी चाहिए। सो दिस
This is functional dependency. Functional dependency is represented by an arrow sign, right? एक arrow sign, ये जो आपको arrow show हो रहा है यहाँ से, इसे हम denote करते हैं functional dependency को. That is x functionally determines y. So we represent it as x implies y, और हम इसे क्या रीड करते हैं, x functionally determines y, right? The left hand side attribute determines the value of the right hand side attribute. ये जो x attribute है ये value determine करता है इस y attribute की, right? So this is functional dependency. एक एग्जांपल से क्लियर करते हैं, ऐसे समझते हैं कि what is functional dependency in detail. Let's say there are two attributes, alpha and beta, right? So this is a functional dependency. Alpha functionally determines beta. Alpha and then this arrow, alpha functionally determines beta, जिसमें कि हम alpha को बोलते हैं determinant, right? Alpha is called determinant and beta will be called dependent, right? So determinant and dependent are there. So let's consider this table. Let's say alpha एक attribute है, beta एक attribute है, and this is a relation R. एक R relation है. अब यहाँ पर हम कह रहे हैं मैथमेटिकली डेफिनेशन अगर फंक्शनल डिपेंडेंसी की दी जाए, सो व्हाट इज फंक्शनल डिपेंडेंसी? मैथमेटिकली अल्फा क्या है, एट्रीब्यूट है, सो अल्फा इज अ सबसेट ऑफ आर, इस रिलेशन का सबसेट है. बीटा भी इस रिलेशन का सबसेट है, राइट? And then if alpha functionally determines beta, then in that case let's say there are two rows जिसमें की same value है, right? T1 में अगर अल्फा एट्रीब्यूट की वैल्यू स्मॉल ए है, T2 में भी अल्फा की वैल्यू स्मॉल ए है, तो उस केस में जो बीटा एट्रीब्यूट है, अगर अल्फा स्मॉल ए है और बीटा स्मॉल बी है, तो टपल T2 यानी कि सेकेंड टपल के लिए भी अल्फा में अगर ए है तो यहाँ बीटा होना चाहिए, राइट? सो इस डेफिनेशन को मैथमेटिकली अगर हम रिकॉल करें, सो इफ अल्फा फंक्शनली डिटरमाइंस बीटा, then in that case if T1 alpha is equal to T2 alpha, अगर कोई भी दो टपल अल्फा के लिए आपके सेम है, then in that case T1 beta should also be equal to T2 beta, right? This is said to be functionally dependent, या फिर हम क्या बोलते हैं कि this is functional dependency, राइट? तो फंक्शनल डिपेंडेंसी की डेफिनेशन कहती है कि अल्फा फंक्शनली डिटरमाइंस बीटा अगर है, एंड इन दैट केस इफ T1 अल्फा इज इक्वल टू T2 अल्फा, देन इन दैट केस T1 बीटा should also be equal to T2 beta. So if alpha value in both tuple T1 and T2 is same, then the value of beta should also be same, right? So I hope that is clear to you. Now we'll see it with example. Let's say this is a table, right? This is a relation. अल्फा एंड बीटा आपको दो टपल दिए हैं. सो हम यहाँ पर अगर चेक करें T1, right? T1 अल्फा is A. So T1 अल्फा अगर हम बात करें T1 एंड अल्फा, राइट? T1 अल्फा जो है हमारा T2 अल्फा के बराबर है यहाँ पर, क्योंकि दोनों की वैल्यू स्मॉल ए है. बट यहाँ पर T1 बीटा यहाँ पर 1 है और T2 बीटा यहाँ पर 2 है. सो T1 बीटा इज नॉट इक्वल टू T2 बीटा, राइट? T1 अल्फा और T2 बीटा, T1 बीटा आप बोलते हैं यहाँ, T1 बीटा इज नॉट इक्वल टू T2 बीटा. सो आई होप ये आपको मीनिंग समझ आया होगा कि हम क्या कहना चाह रहे हैं, कि आपका जब अगर एक टपल के लिए एक एट्रीब्यूट के लिए दो टपल्स अगर सेम है, लेट्स से यहाँ पर दो जगह एंट्री आपकी ए है, तो उनके लिए बीटा की एंट्री भी सेम होनी चाहिए. सो यहाँ पर ये कंडीशन नहीं सेटिस्फाई हो रही है, इट मींस ये जो T1 बीटा जो आपका निकल कर आ रहा है, T1 beta is not equal to T2 beta. In that case, it is not satisfying the functional dependency condition. So we can say that this is not functional dependency. इस टेबल में अगर हम बात करें, इस रिलेशन की बात करें, तो ये फंक्शनल डिपेंडेंसी शो नहीं कर रहा है. बट अगर हम यहाँ इस एग्जाम्पल में देखें,
तो यहाँ पर हमारा T1 अल्फा की वैल्यू स्मॉल a, T2 अल्फा की वैल्यू स्मॉल a, राइट। बट T1 बीटा देखें तो वो भी 1 है और T2 बीटा देखें तो वो भी 1 है। इट मींस T1 बीटा इज इक्वल टू T2 बीटा। इन दैट केस दिस इज फंक्शनल डिपेंडेंसी। सो स्टूडेंट, आई होप ये फंक्शनल डिपेंडेंसी का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होगा। नाउ वी विल डिस्कस इन्फ्रेंस रूल्स जो कि हमारे फंक्शनल डिपेंडेंसी के लिए यूज होते हैं। इन्फ्रेंस रूल, सो फर्स्ट इन्फ्रेंस रूल इज रिफ्लेक्सिविटी, या फिर वी कैन से रिफ्लेक्सिव रूल। सो रिफ्लेक्सिव रूल क्या कहता है? इफ बीटा इज सबसेट ऑफ ए, देन, yeah, we can say if B is subset of A, then in that case A functionally determines B, always holds. So this is reflexive. Transitive rule कहता है if A functionally determines B, यानी कि हम कह सकते हैं कि A functionally determine कर रहा है B को, या फिर A implies B and B implies C, in that case then A implies C. So always holds. So this is transitive rule, right? A functionally determines B and B functionally determines C. In that case, A should functionally determine C. So this is transitive rule. Third one is augmentation rule. Augmentation rule कहता है if A functionally determines B, then we can say AC functionally determines BC, always holds. This is augmentation rule. Augmentation rule को याद रखने का तरीका, आप दोनों साइड कोई और वेरिएबल ले सकते हैं, राइट? दोनों साइड किसी और एट्रीब्यूट से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए. So this should also hold. नेक्स्ट इज डिकम्पोजिशन. डिकम्पोजिशन कहता है इफ ए फंक्शनली डिटरमाइंस बी सी. आपका यहाँ पर अगर राइट हैंड साइड में आपके दो एट्रीब्यूट्स हैं कंबाइन होकर, तो आप इन्हें ब्रेक कर सकते हैं. आप लिख सकते हैं ए functionally determine B and A functionally determines C, always holds. This is decomposition law, decomposition inference rule. Next is pseudo transitivity rule. Pseudo transitivity rule क्या कहता है? This is very important, right? इस पर हम बहुत से questions भी देखेंगे. So pseudo transitivity rule कहता है if A functionally determines B, या we can say if alpha implies beta and CB functionally determines D, or we can say gamma beta determines del, then in that case we can write, यहाँ पर आप चेक कीजिए राइट हैंड साइड में आपका B है, राइट, एंड यहाँ पर इस वाले सेकंड इन्फ्रेंस रूल में सेकंड फंक्शनल डिपेंडेंसी में आपका लेफ्ट हैंड साइड में B है, तो हम A और C को कंबाइन कर सकते हैं. वी कैन राइट CA functionally determines D, right? Or in other words we can say if alpha determines beta, alpha determines beta is the first functional dependency, and gamma beta determines del, determines del. In that case pseudo transitivity rule कहता है कि आप लिख सकते हैं gamma alpha determines del. So this is your pseudo transitivity rule. And the last inference rule is union rule. So union rule कहता है if A functionally determines B and A functionally determines C. अगर left hand side आपकी same है, so you can take union of the right hand side. You can write it as then A functionally determines BC. This always holds. So this is called union rule. So students, ये 6 हमारे क्या कहलाते हैं? इन्फ्रेंस रूल. बट अगर हम स्टार्टिंग के 3 रूल्स की बात करें, दैट इज रिफ्लेक्सिव, ट्रांजिटिव एंड ऑगमेंटेशन, तो ये 3 रूल मिलकर हमारे बनाते हैं आर्मस्ट्रॉन्ग रूल्स, राइट? इन 3 रूल्स को हम बोलते हैं आर्मस्ट्रॉन्ग रूल. सो व्हाट आर आर्मस्ट्रॉन्ग रूल? नाउ वी विल डिस्कस आर्मस्ट्रॉन्ग रूल, और वी कैन से आर्मस्ट्रॉन्ग्स एक्सियम्स. इफ F is a set of functional dependencies, आपके पास F एक सेट है फंक्शनल डिपेंडेंसीज का, then the closure of F denoted as F plus, right? F का हम फंक्शनल डिपेंडेंसी का क्लोजर निकालें, फंक्शनल डिपेंडेंसीज का क्लोजर हम निकालना सीखेंगे अभी, is the set of all functional dependencies logically implied by F. So Armstrong axioms are set of rules that when applied repeatedly generates a closure of functional dependencies. So Armstrong axioms वो rules हैं जिनको कि हम फंक्शनल डिपेंडेंसीज पर रिपीटेडली अप्लाई करें तो आपको क्लोजर मिले, राइट? उस फंक्शनल डिपेंडेंसी का क्लोजर मिल जाए. सो फर्स्ट रूल इज रिफ्लेक्सिव रूल, राइट, एंड सेकंड इज ऑगमेंटेशन रूल, एंड थर्ड इज ट्रांजिटिव रूल. अगर ये तीनों रूलों को हम 3 रूल्स को हम कंबाइन कर देते हैं और रिपीटेडली अप्लाई करते हैं
तो हम उन्हें बोलते हैं आर्मस्ट्रॉन्ग एक्सियम्स, राइट। एंड आपको क्लोजर मिल जाता है, आपको फंक्शनल डिपेंडेंसीज का क्लोजर मिल जाता है। सो ये तीन रूल कंबाइन होकर क्या कहलाते हैं आपके आर्मस्ट्रॉन्ग एक्सियम्स। आई होप दैट इज क्लियर टू यू। नाउ let's take an example. Let's suppose this is a question एंड आपसे पूछा गया है, ये आपको कुछ सेट ऑफ फंक्शनल डिपेंडेंसीज दिया गया है, राइट। अभी हमने जो इन्फ्रेंस रूल पढ़े थे हम वही यहाँ पर अप्लाई करेंगे। सो लेट्स से फर्स्ट आपको दी गई है a implies b, सेकंड इज a b c d implies e एंड थर्ड इज e f implies g। ये तीन आपकी फंक्शनल डिपेंडेंसीज गिवन है। आपसे पूछा है इज a c d f implies g, क्या ये कंडीशन होगी, क्या a c d f फंक्शनली डिटरमाइन करेगा जी को। इस तरह के क्वेश्चन स्टूडेंट्स आपके एग्जाम में आते हैं और आपको इन्हें सॉल्व करने के लिए इन्फ्रेंस रूल अप्लाई करना होता है, राइट। सो हम देखते हैं हम किस तरह से इन्फ्रेंस रूल अप्लाई करेंगे। सो द सॉल्यूशन इज इन द फर्स्ट स्टेप लेट्स कंसीडर a implies b। ये वाली हमने एक्सियम ली, राइट, एक्सियम सॉरी हमने ये वाली फंक्शनल डिपेंडेंसी कंसीडर की। एंड सेकंड इज a b c d implies e, सेकंड आपने ये कंसीडर की a b c d implies e। तो अब यहाँ पर हम क्या लगा सकते हैं, अगर हम दोनों को ऑब्जर्व करें तो क्या हम यहाँ पर स्यूडो ट्रांजिटिविटी रूल लगा सकते हैं। एंड व्हाट इज स्यूडो ट्रांजिटिविटी रूल? इफ अल्फा डिटरमाइंस बीटा एंड गामा बीटा डिटरमाइंस डेल, then in that case we can write gamma alpha determines del. So in that case what will be your gamma? Gamma will be a c d, right। रिमेनिंग बीटा बी को छोड़कर रिमेनिंग जो वैल्यूज हो गई ए सी डी आपका गामा हो जाएगा। सो ए तो आपका अल्फा है, राइट। सो अल्फा गामा, सो ए सी डी आपका आ गया इम्प्लाइज ई, वी कैन राइट इट ई, राइट। सो यहाँ पर हमने स्यूडो ट्रांजिटिव रूल लगाया एंड हमें ये मिला। नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करा, ए सी डी से आपको ई मिला है, राइट। एंड हम अगर चेक करें, हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, इसमें ऑगमेंटेशन रूल लगा सकते हैं। ऑगमेंटेशन रूल लगाने के लिए हमने क्या किया, यहाँ पर दोनों साइड एफ ऐड कर दिया, राइट। सो ए सी डी एफ फंक्शनली विल फंक्शनली डिटरमाइन ई एफ, दोनों साइड एफ ले लिया। दिस इज योर सेकंड स्टेप। नाउ वी कैन सी एक आपको फंक्शनल डिपेंडेंसी और दी है, ई एफ एम्प्लाइज जी। तो आपको दिया है ई एफ एम्प्लाइज जी, और एक आपको ये इस पार्ट से मिला है सेकंड स्टेप से फंक्शनल डिपेंडेंसी ए सी डी एफ एम्प्लाई ई एफ, एंड सेकंड वन इज ई एफ एम्प्लाइज ई एफ फंक्शनली डिटरमाइंस जी। तो इन दोनों फंक्शनल डिपेंडेंसीज पर क्या हम ट्रांजिटिव रूल लगा सकते हैं, अल्फा डिटरमाइंस बीटा एंड बीटा डिटरमाइंस गामा, देन अल्फा डिटरमाइंस गामा होल्स, राइट। दिस इज ट्रांजिटिव रूल। सो इन दैट केस वी कैन राइट ACDF implies G और ACDF will functionally determines G। सो आपसे पूछा था कि क्या ये होल्ड करेगा, दिस कंडीशन इज ट्रू। सो वी हैव प्रूव दैट दिस कंडीशन होल्ड्स ट्रू। सो स्टूडेंट्स अभी हमने नॉर्मलाइजेशन पहले समझा, अपडेशन एनोमलीज पढ़ी हमने, एंड उसके अलावा हमने देखा कि फंक्शनल डिपेंडेंसी और इन्फ्रेंस रूल क्या होते हैं। सो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम कवर करेंगे फंक्शनल डिपेंडेंसीज के दो टाइप, दैट इज ट्रिवियल एंड नॉन ट्रिवियल। उसके अलावा हम स्टूडेंट्स चेक करेंगे कि हम कैसे क्लोजर फाइंड आउट करते हैं फंक्शनल डिपेंडेंसीज में, एंड हम मिनिमल कवर कैसे फाइंड आउट करते हैं, कैनोनिकल कवर कैसे फाइंड आउट करते हैं। सो कीप कनेक्टेड विद द लेक्चर्स एंड आई होप ये वीडियो लेक्चर आपको क्लियर होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।